हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे केमिस्ट्री का नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी हमने कितनी बार पढ़े हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स को हमने देखा है। वी हैव सो मैनी एलिमेंट्स दैट वी स्टडी। और इन एलिमेंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं बच्चों 3 चीज़ों के अंदर। हम करते हैं मेटल, नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड। ठीक है, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ नॉन मेटल्स की होंगी। इन दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टीज़ लाई करती हैं दैट इज़ मेटलॉइड, यानी कि ना तो वो पूरी तरह से मेटल होंगे ना पूरी तरह से नॉन मेटल होंगे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ दोनों के जैसी होंगी। इस चैप्टर में हम सिर्फ इन दो के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मेटलॉइड के ऊपर डिस्कशन अभी नहीं करने वाले हैं हम। ठीक, सो बहुत सारी जितनी भी चीज़ें आपके अराउंड आपको मिलेंगी वो सब इसी इन्हीं दो कैटेगरीज में डिवाइड होंगी। जैसे आप पेन बनाते हैं या आप कोई भी आयरन का बेस बना रहे हो, इट इज़ अ मेटल। आपने वायर बनाई, कॉपर है, इट इज़ अ मेटल। आपने बल्ब बनाया, टंगस्टन लिया, इट इज़ अ मेटल। अब गैसेस देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है, ग्रेफाइट, इट्स अ नॉन मेटल। सल्फर नॉन मेटल, ऑक्सीजन क्लोरीन गैसेस बनती हैं, नॉन मेटल। सो इनको किस तरह से डिवाइड किया जा रहा है मेटल में और नॉन मेटल में। हाउ विल यू मेक अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आपने 9th में भी पढ़ा है, यहाँ भी वही चीज़ें हम थोड़ी सी इलेबोरेट करेंगे और उसके आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ईजिएस्ट वे ऑफ कंपेयरिंग substances are फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल्स तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो यही आएगा वो दिखते कैसे हैं, वो लगते कैसे हैं, छूने में कैसे लगेंगे, है ना। सबसे पहले तो उनकी अपीयरेंस मैटर करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर करती हैं। तो लेट अस मेक अ टेबल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑन लेफ्ट हैंड साइड उसमें सारे मेटल्स मिलेंगे आपको। जितने भी राइट हैंड साइड पर हैं वो सब के सब नॉन मेटल हैं। एग्जाम्पल देखो, आप देखिए आपका सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, बरेलियम, कैल्शियम, ये सब क्या हैं, मेटल्स हैं। आयरन भी मेटल है। अगर आप नॉन मेटल देखेंगे तो क्या मिलते हैं आपको, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे आएंगे। सो ये सारे के सारे कैसे नॉन मेटल्स हो जाते हैं, पहली चीज़। ठीक है, थर्ड थिंग में देखते हैं, इन प्योर मेटल और इन प्योर स्टेट metals have a shining surface। अब आप देखिए कितनी भी चीज़ें, आप आयरन की देखिए, मैग्नीज की देखिए, कॉपर की देखिए, सब में शाइन मिलेगी आपको। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं दे आर नॉट लस्ट्रस, उनमें शाइन आपको नहीं मिलेगी। दे आर नॉट शाइनी सरफेस, एक्सेप्ट कौन, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइन करता है, इसमें शाइनिंग मिलेगी आपको। ठीक है, हाइड्रोजन अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड पे मिलेगा। अकेला नॉन मेटल जो राइट हैंड साइड पे मिलेगा, क्यों है, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 1, यहीं से पीरियोडिक टेबल शुरू होगा। ठीक है, सो अकेला है जो राइट हैंड साइड पे मिलेगा आपको। देन नंबर 4, जनरली metals are hard, means it cannot be cut easily। इनमें भी सबसे ज़्यादा डिफरेंट कौन है, सोडियम। सोडियम का मेटल सॉफ्ट होता है, उसे आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है,
ऐसा क्यों है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम हायर केमिस्ट्री में, बिकॉज इसमें बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड होंगे जहाँ हम ये कहेंगे कि ये सॉफ्ट क्यों है। उसके लिए हमें और चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। अभी हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा एक डिफरेंस ऑफ बिहेवियर लेके बैठा है। ठीक। नंबर 5, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं आर ब्रिटल, आसानी से टूटने वाले होते हैं, आसानी से टूटने वाले होते हैं। सोडियम के साथ साथ आप एक और देख सकते हो, लिथियम एंड इवन पोटाशियम। So Na, Li and K, these are soft in nature, right? Number 5, these are malleable. Malleable का मतलब can be drawn into thin wires, in thin sheets. एग्जाम्पल आपके पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप देखिए गोल्ड, सिल्वर, इसके तो आप फॉयल देखते ही हैं, एल्यूमिनियम के फॉयल वो भी आप देखते हो। दीज आर दी मेटल्स। नंबर 5, दीज आर नॉट मेलेबल। इनको आप फाइन शीट्स के अंदर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। नंबर 6, दीज आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। आपने देखा ही है कि गोल्ड है सबसे अच्छा, बेस्ट कौन है इसमें डक्टाइल मटेरियल? गोल्ड इज बेस्ट इन डक्टिलिटी, गोल्ड इज बेस्ट डक्टिलिटी में है। ठीक है, दीज आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नंबर 7, metals are good conductors of heat and electricity. We know that best conductor किस कौन होता है? सिल्वर। सिल्वर बेस्ट होता है। देन कौन है? कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, ये सब क्या है? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। बट जो आपके नॉन मेटल्स हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, दैट इज कार्बन। कार्बन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है ग्रेफाइट, जिसे हम पेंसिल का सिक्का यानी कि लेड भी कहते हैं। दैट इज द एक्सेप्शन फॉर नॉन मेटल्स। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 8, दीज आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब जिन्हें टच करने पर आवाज़ आए। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ के साथ स्ट्राइक करोगे उससे तो इट विल प्रोड्यूस साउंड, इट मीन्स प्रोड्यूसेस साउंड। सो जितनी भी बेल आपकी बनती है, चाहे डोर बेल है, चाहे मंदिर में है, चाहे गुरुद्वारे में है, चाहे कहीं भी है, दीज बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। वो इसीलिए है क्योंकि मेटल सोनोरस होते हैं। ठीक, लेकिन ये कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स, दीज आर नॉट सोनोरस। नंबर 9, all are solid at room temperature. ये कैसे होते हैं मेटल्स? हमें पता ही है, they all are solid. ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होते हैं। बट नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। सॉलिड कैसे हो सकते हैं? जैसे आयोडीन, अकेला आयोडीन है जो सॉलिड होता है, अकेला ब्रोमीन है जो लिक्विड है, रेस्ट ऑल आर गैसेस।
रेस्ट जितने भी नॉन मेटल होंगे वो गैसेस होंगे, यानी मैक्सिमम जो होते हैं या तो वो आपको गैसेस फॉर्म में मिलते हैं या सॉलिड में। लेकिन लिक्विड में सिर्फ आपको एक मिलेगा, ब्रोमीन। हालांकि आयोडीन भी इस ग्रुप के अंदर स्पेसिफिकली सॉलिड है, लेकिन आपको गैसेस में भी मिल सकते हैं। सो रेस्ट ऑल आर गैसेस और सॉलिड। मेनली ये गैसेस होती हैं, मेनली गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, बट सॉलिड भी हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, कार्बन है सॉलिड मिलेगा, सल्फर है सॉलिड मिलेगा, ऑक्सीजन है गैस में मिल रहा है, नाइट्रोजन है गैसियस मिल रहा है ना, क्लोरीन है गैस में है, ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन है ये भी ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, और आयोडीन दिस इज सॉलिड। सो मोस्टली आपको सॉलिड और गैसेस में मिलते हैं, लेकिन अकेला एक ब्रोमीन ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी स्ट्रेंथ कैसी है। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि प्रेशर को बियर करने की जो कैपेसिटी है वो मेटल्स में ज़्यादा है, लेकिन इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। डेंसिटी हाई क्यों होगी? जो चीज़ सॉलिड होती है, ठीक है, वो क्लोजली पैक होगी। हमने क्लास 9 में पढ़ा है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, और इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है। जब स्पेस कम होगा तो व्हाट विल हैपन? व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेस कम होने का मतलब क्या है? वॉल्यूम कम होगा। मास ज़्यादा हो जाएगा, सो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो डेंसिटी विल बी मोर, राइट? सो दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई डेंसिटी। मगर इनकी कैसी है? दे आर लो टेंसाइल स्ट्रेंथ and low density. Fine. Number 11. They have high melting point and boiling point. लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम, ये ऐसे हैं विच मेल्ट ऑन योर पाम। ये हथेली पे रखते ही मेल्ट हो जाते हैं। सो दीज आर द टू मेटल्स जो कि लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, अदरवाइज सबका हाई होता है। और इसमें देखिए, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन दी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस जो आते हैं मोस्टली वो आपको एक्सेप्शंस पे आएंगे, यानी कि जो डिफरेंट है अपने ग्रुप से। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट मेलिएबल कौन है? गोल्ड एंड सिल्वर। मोस्ट डक्टाइल कौन है? गोल्ड। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये सब चीज़ें वेरी गुड कंडक्टर्स हैं। लेकिन मरकरी एंड lead are poor conductors. Are poor conductors of heat. ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते। आपको इन दो का ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो डेफिनेटली सिल्वर एंड कॉपर। इन दो का भी आपने ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पुअर कंडक्टर कौन है और बेस्ट कंडक्टर्स कौन से हैं। अब जितनी भी मेटालिक वायर्स होती हैं बच्चों, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर हम उन वायर को पकड़ लेंगे तो हमें भी तो करंट लग सकता है, बिकॉज वी आर द बॉडी विच कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रिक करंट। सो टू प्रिवेंट loss of electric current, these wires are covered by
a material that are bad conductors of electricity. अब बताइए ऐसे कौन से कंडक्टर्स चीज़ें होती हैं? वो सब चीज़ें जो है बच्चों नॉन मेटल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव रबर. रबर इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सर्टन नॉन मेटल्स, जिसमें कार्बन सबसे इम्पॉर्टेंट है. देन यू हैव PVC. क्वेश्चन कई बार आ जाता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PVC. PVC इज़ पॉली विनाइल क्लोराइड. अब पॉली विनाइल क्लोराइड जो बनता है ना बच्चों, इट इज़ अ कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. क्या है इसमें? कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का कॉम्बिनेशन है. ना कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तीनों के तीनों नॉन मेटल हैं. इसीलिए PVC जो है इट वर्क्स लाइक अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब दिमाग में आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? चलो बता ही देते हैं आपको. दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH3. अभी समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोग उसको नहीं पढ़ लेते कार्बोनेट्स कंपाउंड को, तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा. लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ये एक स्ट्रक्चर है, इसको बार बार रिपीट किया जाता है. इट इज़ अ रेपिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. ठीक है, इसे बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड. दिस इज विनाइल क्लोराइड एंड दिस N लगा दिया तो मतलब नंबर ऑफ द चेन ऑफ दिस कंपाउंड, सो इट इज कॉल्ड एज पॉलीविनाइल क्लोराइड. अब हमने कहा कि ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. क्या कोई एक्सेप्शन इसमें भी है? बिल्कुल है. मरकरी. मरकरी एक ऐसा मेटल है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ना यहीं पर हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं बच्चों. कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है, कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स in nature, and these two forms in nature are together called as allotrope. Allotropic forms. Allotropic forms कौन कौन सी हैं? पहली है ग्रेफाइट और दूसरी है डायमंड. इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. यहाँ पे हमें सिर्फ इतना समझना है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो होती हैं बच्चों, दे हैव डिफरेंट, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. जैसे ग्रेफाइट के बाद में बात करें, ये सॉफ्ट होता है, ये हार्ड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा. इट इज़ अ गुड कंडक्टर. It is a good conductor. They will have different physical properties also. Different physical properties as well as different chemical properties. These are the good conductor of heat and electricity. Heat भी नहीं, only electricity. Not the good conductor of heat. Graphite गर्म नहीं होता, ठीक है? But diamond जो है, it is bad conductor. So these are the different forms of the carbon. Now next let us look at the chemical properties of metals. सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. साथ ही में हम बीच बीच में लेंगे जहाँ भी नॉन मेटल का जिक्र आएगा, वी विल बी टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल्स ऑल्सो इन कंपैरिजन. सबसे पहली चीज़ बच्चों, एक चीज़ और लिखिए जहाँ हमने कंपैरिजन लिखा है मेटल एंड नॉन मेटल का बच्चों. जनरली मेटल्स आर हार्ड एंड कैन नॉट बी कट इजीली एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. राइट एन एक्सेप्शन ओवर हेयर, एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज़ द हार्डेस्ट मटीरियल, हार्डेस्ट अमंग सब्सटेंसेस. हर सब्सटेंस के अंदर सबसे ज़्यादा हार्ड है कौन?
डायमंड एंड डायमंड इज अ नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब आपके मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इट इज गोइंग टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड। एंड मेक श्योर ये जो मेटल ऑक्साइड बनेंगे दीज आर ऑलवेज गोइंग टू बी बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ? बेसिक का मतलब है रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। करेक्ट, दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ मेटल्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हाउ दे आर गोइंग टू फॉर्म। अगर चलिए मेटल्स को अगर हम रिएक्ट करते हैं लेटर से, कोई भी मेटल ले लेते हैं, चलिए हम यहाँ लिखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की रिएक्टिविटी देखते हैं। लेट अस टेक अ रिएक्शन जिसके अंदर सोडियम की रिएक्शन हो रही है विद ऑक्सीजन। करेक्ट, सो क्या बन जाएगा? Na2O, बिकॉज Na पॉजिटिव होगा O2 नेगेटिव होगा। सिमिलरली विद पोटाशियम K2O। अगर यही रिएक्शन कॉपर के साथ हो जाए तो Cu2O, 2 पॉजिटिव होगा 2 नेगेटिव होगा तो Cu2O। यानी यहाँ पे कॉपर 2 ऑक्साइड बन रहा है, ऑक्साइड बन रहा है, मेटल ऑक्साइड बन रहा है, बेसिक नेचर आने वाली है 101% एंड इट इज गोइंग टू टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। अब यहाँ कॉपर ऑक्साइड जो बना है बच्चों, इसका कलर कैसा होता है? इट इज ब्लैक इन कलर। कॉपर 2 ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। इसके अलावा देखिए अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं लेट अस से विद एल्यूमिनियम तो क्या बनेगा? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन कीजिए जिंक के साथ, व्हाट यू विल गेट? जिंक ऑक्साइड। नाउ यहाँ पे ध्यान रखना है दीज टू आर एम्फोटेरिक इन नेचर। आई होप यू रिमेंबर व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है इट कैन रिएक्ट with an acid as well as a base। उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। ठीक, सिमिलरली लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अगर इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं सिल्वर के साथ तो क्या मिल जाएगा हमें? सिल्वर के साथ इसकी क्या रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ? नो रिएक्शन, चाहे वो सिल्वर हो चाहे वो गोल्ड हो, क्योंकि हम पहनते हैं ना सिल्वर और गोल्ड। प्योर सिल्वर प्योर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इजीली, ठीक है, दे आर लेस रिएक्टिव। अगर ऐसा ना होता तो सिल्वर और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हम नहीं डाल सकते थे। अब हम कह रहे हैं कि दीज आर दी बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। दीज आर कैसे बेसिक, कैसे होते हैं ऑक्साइड्स? बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि दे आर गोइंग टू बी वर्किंग एज अ बेस। अगर बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है तो पक्की बात है किसी ना किसी एसिड के साथ इसको रिएक्ट करना चाहिए। तो लेट अस सी ये एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। ले लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल Na2O। मान लीजिए ये बेसिक ऑक्साइड है, ये मानना क्या है तुम्हें पता है इसका नेचर है। जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा विच इज़ एसिड तो क्या बनाएगा? इट इज़ गोइंग टू फॉर्म बेस। एक रिएक्ट कर रहा है एसिड से तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। क्यों बनेगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। करेक्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता था आपका? अ बेस इज देयर, एसिड इज देयर, अ सॉल्ट विल बी प्रोड्यूस्ड अलोंग विद वाटर। दिस इज व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने किया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर। सो इसका मतलब कोई भी बेस जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो देखिए CuO जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो क्या बनाएगा? CuCl2 plus H2O। अगेन अ सॉल्ट एंड वाटर इज गोइंग टू प्रोड्यूस। सिमिलरली हमने कहा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों कैसे हैं? एम्फोटेरिक। करेक्ट, इसका मतलब दिस शुड रिएक्ट विद एन एसिड and it should react with a base।
अगर बेस बेसिक नेचर में है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? AlCl3 प्लस वाटर, यानी कि इसका हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा, बाकी का सारा कंबाइन कर जाएगा. सो यू विल गेट AlCl3 प्लस वाटर. बैलेंस कर लीजिए, ट्वाइस ऑफ AlCl3, क्योंकि दो एल्यूमिनियम के एटम है. 3 ऑक्सीजन है तो इट हैज़ टू बी 3 ऑक्सीजन हेयर. अब बच्चे कहते हैं 3 to the 6, 3 to the 6, तो 6 HCl आ जाएगा यहाँ. अब ध्यान रखिएगा, नाउ व्हेन इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक एन एसिड with a base, it's a base with an acid. With a base, it is going to produce a compound that is NaAlO2, and the name for this compound is called as sodium aluminate, because aluminate क्या है? Al2O2 negative ion, और सोडियम का तो आपको पता ही है Na पॉजिटिव. दिस आयन इज कॉल्ड एज एल्यूमिनेट आयन. सिमिलरली जब हम ZnO के साथ रिएक्शन करेंगे विद एन एसिड, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट? ZnCl2 प्लस H2. लेकिन अगर यही रिएक्शन आप बेस के साथ करोगे तो रिएक्शन बदल जाएगी. सो इट इज गोइंग टू फॉर्म सोडियम जिंकेट along with water. सोडियम के लिए Na पॉजिटिव, जिंकेट आयन ZnO2 नेगेटिव. सोडियम जिंकेट को कई बार ऐसा भी लिखा जाता है Na2OZn. जस्ट मेक अ करेक्शन, इट इज ZnO2. ठीक, दिस इज द सोडियम जिंकेट आयन. Formation of sodium aluminate is known as Ball's process. ठीक, ये कहीं ना कहीं हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में काम आता है, इसीलिए इसको दिस इज द बाल्स प्रोसेस. अब हमने कहा कि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक ऑक्साइड्स. अभी जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों, दीज आर not soluble in water, or they are insoluble in water mostly, but these dissolves in, but some of these dissolves in water to form alkalis. alkalis क्या होते हैं? हमने पहले भी पढ़ा है. क्या होते हैं alkalis? alkalis are those oxides or metal oxides that are water soluble. Not all the oxides are water soluble, but कुछ पानी में घुल जाते हैं and then they form the hydroxides. So देख लेते हैं हम लोग पानी के साथ हमारे इन मेटल ऑक्साइड्स की क्या रिएक्शन है. So let us say this is the water we have. अगर इसकी रिएक्शन आपने सोडियम ऑक्साइड के साथ कराई, जो कि एक मेटल ऑक्साइड है, ऑब्वियसली इट इज़ अ बेसिक ऑक्साइड. सो जब पानी से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा आपको? इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस NaOH. सिंस इट इज़ Na2O, सो बैलेंस करने के लिए इट विल बी ट्वाइस. ठीक, एंड इट इज़ गोइंग टू बी एक्वस. वाई सो? बिकॉज पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन लिक्विड फॉर्म एंड दीज आर सॉलिड्स. लेट अस से अनदर वन, वी हैव K2O. दिस इज ऑल्सो सॉलिड. क्या बन जाएगा? KOH, अगेन एक्वस. सिंपल है रिएक्शंस. कैल्शियम के साथ करके देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन. हमें पता है व्हाट इज कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विकलाइन. क्विकलाइन की रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करते हो, चूने की, ये भी रिएक्शन मैंने पहले की है. इट इज गोइंग टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज स्लेक्ट लाइन. Again we know they are bases. Now NaOH is a base, KOH is a base, hydroxide is a base. So metal oxides are basic in nature. This will prove us that the metal oxides are basic in nature. एक और करके देख लीजिए. इसी में ही मान लीजिए आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ की है रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. दिस इज ऑल्सो एक्वस एंड दिस इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. अब इन मेटल्स की रिएक्टिविटी टू
टूवर्ड्स ऑक्सीजन एक जैसी तो होगी नहीं, इज डिफरेंट इन डिफरेंट मेटल. सो अब हमने देखना है कौन ज़्यादा रिएक्ट करता है, कौन कम रिएक्ट करता है. सो बच्चों, सोडियम एंड पोटाशियम react vigorously with oxygen and gives out a lot of heat. ठीक. सो इतनी हीट देता है दैट it catches fire. Therefore, to prevent any accident, both sodium and potassium are immersed in kerosene. So question आता है, which metals are kept under kerosene and why? Sodium and potassium, because they give out a lot of heat or they react vigorously. So accident ना हो, आग ना लगे, उसकी वजह से हम इसे हमेशा केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं. सो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, these all are alkalis. जो भी मेटल ऑक्साइड्स पानी के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज alkalis. तो यहाँ पर हम एक सिंपल रिएक्शन लिख सकते हैं, पोटाशियम और सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट बर्न्स विग्रसली इफ लेफ्ट ओपन. ठीक, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे इसमें, एट रूम टेम्परेचर all metals at room temperature, some metals, not all but some metals are covered by a layer of oxides. आपको याद होगा मैग्नीशियम के बारे में हमने कहा था कि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसे हम रब करते हैं सैंड पेपर से, ताकि उसके ऊपर ऑक्साइड या कार्बोनेट की जो लेयर होती है वो हट जाए. इसका मतलब बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, विच प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन. जब लेयर ही बन गई, मेटल एक्सपोज ही नहीं है, तो फर्दर कैसे मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, है ना. जैसे कि मैग्नीशियम के ऊपर लेयर बनती है, एल्यूमिनियम पे, जिंक पे, लेड पे, इन सब के ऊपर इसकी लेयर बन जाती है. करेक्ट. सो ये इसको प्रिवेंट करता है फर्दर ऑक्सीडेशन को. इसी को प्रोसेस को हम बोल देते हैं एनोडाइजिंग. व्हाट इज एनोडाइजिंग? एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ forming a thick layer of oxide over aluminium. स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम के लिए इसे हम बोलते हैं एनोडाइजिंग. एल्यूमिनियम इन एयर फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड that prevents or makes aluminium resistant to corrosion. यानी इसकी फर्दर कोरोजन नहीं होती. अब ये एनोडाइजिंग अगर हम करना चाहें जानबूझ के, यानी कि एक्सपेरिमेंटली या लैब में करना चाहें ताकि हमारे एल्यूमिनियम के जो इक्विपमेंट्स है वो ख़राब ना हो, तो हम क्या करते हैं, टू इम्प्रूव द रेजिस्टेंस
To improve the resistance, a thick layer of aluminium oxide is formed by anodizing process. यानी हमें ये पता चल गया कि एनोडाइजिंग क्या होता है. हमने सोचा क्यों ना इसका यूज़ किया जाए ताकि हम अपने इक्विपमेंट्स को, बर्तनों को, एल्यूमिनियम के आप वेसल्स देखते हैं ना, कि वो रेजिस्टेंट रहे कोरोजन से. तो हमने एनोडाइजिंग को एक्सपेरिमेंट करके यूज़ कर लिया. हियर एल्यूमिनियम इज मेड द एनोड, एंड एल्यूमिनियम का कोई भी आर्टिकल हो सकता है. एनी एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड एनोड एंड electrolyzed with dilute H2SO4. At anode, oxygen gas is liberated that forms thick layer of aluminium oxide. Now, this layer can easily be painted or dyed to give aluminium article an attractive finish. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट इज एनोडाइजिंग, और इसका एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकल बहुत अच्छा एप्लीकेशन भी है. नेक्स्ट देखेंगे हम इसी में, आयरन डज नॉट बर्न. अगर आप आयरन को बर्न करना चाहें हीट करते हुए तो आप देखोगे जल्दी से जलता नहीं, वो लाल होता रहता है ना. बट आयरन फिलिंग्स यानी छोटे छोटे टुकड़े, उसका चूरा जो है, इट बर्न्स विग्रेसली. सोचो क्यों? क्योंकि एक आयरन का जो पीस टुकड़ा था उसका सरफेस एरिया कम है. जब आयरन को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है तो रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है. ठीक है. सो व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर, बहुत तेजी से वो जलता है. सिमिलरली कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी नहीं जलता जल्दी से. बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद, वो जलता नहीं है लेकिन उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है. इट इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, CuO, जो कि ब्लैक कलर की लेयर है. वो जलेगा नहीं लेकिन उसके ऊपर काले रंग की एक लेयर बन जाएगी. सिमिलरली आप देखिए सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट. या तो सिल्वर हो जाए या गोल्ड हो जाए, हमें पता है कि ये रिएक्ट नहीं करते. हमने कहा था ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते. डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट इवन हाई टेम्परेचर्स. मेल्ट हो जाएगा टेम्परेचर के ऊपर लेकिन कंपाउंड नहीं बनाएगा उसके साथ कोई भी. ठीक है. सो डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट इवन एट हाई टेम्परेचर. हमने ये सारी चीज़ें देखी, मगर बावजूद उसके अब कोई मेटल ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट कर रहा है, कोई देर से कर रहा है, तो ये क्लियर नहीं होता कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा नहीं. तो हमने देखा ये पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. पानी के साथ रिएक्टिविटी देखने के लिए हमने क्या किया, कुछ मेटल्स के टुकड़े ले लिए, कोई भी मेटल के, और पानी को हमने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रखा. पहले पानी बिल्कुल ठंडा, फिर उसके बाद हमने उसको रखा रूम टेम्परेचर पे, फिर हमने उसको गर्म किया, और फिर हमने उसकी स्टीम बना दी.
हमने 4 डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर पानी की रिएक्शन देखी विद डिफरेंट मेटल्स। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब हमने टुकड़े टुकड़े करके किसी टेस्ट ट्यूब में, लेट अस से देयर इज अ टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने मेटल के टुकड़े डाले, मेटल की आप कह सकते हो पाउडर या फिलिंग्स, जैसे आयरन की फिलिंग्स थी, उसको हमने क्रश करके तोड़ तोड़ के मेटल को इसमें डाल दिया, टुकड़े डाले उसके। अब इसके अंदर हमने वाटर को डालना शुरू किया एट डिफरेंट टेम्परेचर। और हमने देखा इस मेटल्स की इनके साथ रिएक्शन कैसे हो रही है। तो जब हमने सोडियम को और पोटाशियम को, सोडियम या पोटाशियम को वाटर के साथ एट कोल्ड टेम्परेचर रिएक्ट किया, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड बन गया। हमने ठंडे पानी में कैल्शियम को डाला, इतनी अच्छे से रिएक्शन नहीं हुई। हमने रूम टेम्परेचर पे कैल्शियम को डाला, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रूम टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर लेके गए, मैग्नीशियम को यूज किया, मैग्नीशियम ने भी हाइड्रोक्साइड बनाया। लेकिन आयरन, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, इनकी रिएक्शन नहीं हो पाई इनके साथ। तो हमने क्या किया, स्टीम के साथ किया। स्टीम के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोक्साइड नहीं बने, इट फॉर्म ऑक्साइड्स। सो कौन कौन से ऑक्साइड बने, Fe3O4, ZnO एंड Al2O3 बना। Fe3O4 आपको अच्छे से पता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके अंदर Fe2O3 एंड FeO है, यानी आयरन 2,3 ऑक्साइड, ठीक। लेकिन इसमें पानी के साथ जब हमने रिएक्शन किसकी की, कॉपर की, लेड की, सिल्वर की या गोल्ड की रिएक्शन की, तो हमें कोई रिएक्शन नहीं मिला एट एनी टेम्परेचर। कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, यानी कि ये वो मेटल्स हैं जो कि पानी से रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए दीज आर यूज्ड फॉर वाटर टैंक्स, ठीक है, जो आपके घरों में पानी की टंकी लगती है वो, या अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में इसको यूज किया जाता है, ठीक, या फिर आपकी एसी की, फ्रिज की वायरिंग में इसको यूज करते हैं, ठीक। दीज आर द रीजन वाई दीज आर बीइंग यूज्ड इन दी सर्टन प्लेसेस। नाउ यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन होती है, उसके बाद दे स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, फ्लोट्स ऑन सरफेस। क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द मेटल्स फ्लोट ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। तो आपको ध्यान रखना है, इट इज नथिंग बट द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब जरा इसका मैकेनिज्म समझते हैं बच्चों। ये कोई ये रिएक्शन नहीं है कि एक बार में हो जाती है, यहाँ 2 स्टेप की रिएक्शन है। What is the mechanism of reaction? How they are going to react? रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, डायरेक्टली मेटल से हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो सबसे पहले मेटल का एक ऑक्साइड बनाता है और साथ में क्या बनाता है आपके लिए, हाइड्रोजन गैस। ये मेटल ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करता है पानी के साथ और ये क्या बनाता है आपका, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। दिस इज द 2 स्टेप रिएक्शन जो कि इसमें होने वाली है। यहां भी हमने देखा कि मेटल की रिएक्टिविटी चेक की जब हमने, तो वी फाउंड सोडियम और पोटाशियम के साथ जब पानी की रिएक्शन हुई तो नो डाउट इट फॉर्म्ड दी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट किया एंड द हीट एनर्जी वॉज टू मच। So the reaction is very much violent reaction. Violent reaction and catches fire due to hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस एक इनफ्लेमेबल गैस है, तो जैसे ही हीट एनर्जी बढ़ी
हाइड्रोजन गैस फायर कैच करती है और जल जाएगा. सो दिस रिएक्शन इज वेरी मच रिएक्टिव. सो दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, यानी वो मेटल्स जो बहुत जल्दी पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये मेटल ऑक्सीजन के साथ भी बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं. देन वी फाउंड विथ कैल्शियम. कैल्शियम के साथ जब आपने पानी की रिएक्शन किया तो आपको क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस यू विल गेट हाइड्रोजन गैस. अगेन अगेन हाइड्रोजन गैस कैसी होती है? फ्लेमेबल गैस है, जल्दी है, जल्दी से जल जाती है. तो जब ये फ्लेमेबल गैस है, जब जलेगी तो क्या बनाएगा? ये हीट पैदा करेगी. हीट पैदा करने की वजह से बबल फॉर्मेशन हो जाता है. सो हीट हीट साथ में निकलेगी. सो एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर. ठीक, जब हाइड्रोजन गैस फायर कैच करेगी तो व्हाट विल हैपन? कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग due to bubble formation by हाइड्रोजन गैस. जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं उसमें कैल्शियम अटक जाता है, ठीक है, स्टोर होता है, एंड इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस. सो कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल बाय हाइड्रोजन गैस on the surface of due to the bubble formation of hydrogen gas that sticks on the surface of metal. तो जब ये ऊपर उठेगी तो मेटल को साथ में लेके उठेगी, and that is why that calcium starts the floating. Similarly, magnesium floats on the surface because of hydrogen gas bubbles sticks to the surface of metals. So magnesium solid, when reacts with water, it produces magnesium hydroxide plus it produces hydrogen gas and heat. But the only difference is it is hot water. कैल्शियम में क्या था? कोल्ड वाटर. पर अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन, यहाँ लिखिएगा लिक्विड, अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन पानी के साथ गैसियस फॉर्म में हो जाए, सो बच्चों ये हाइड्रोक्साइड ना बना के ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा. कारण ये है बच्चों, जब स्टीम बनेगी तो वाटर डिसोसिएट करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में. सो ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर द रिएक्शन विद मैग्नीशियम. सो ऑक्साइड पहले बनेगा, हाइड्रोजन गैस साथ में लिबरेट हो जाएगी. इसमें चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे आप. क्या एक्सपेरिमेंट है? आपने ये बॉक्स लिया, एक बीकर लिया, और इसके अंदर आपने पानी डाला विच इज़ ठंडा, और दूसरी तरफ आप एक बीकर लीजिए जिसमें आप वाटर डालिए हॉट. ठीक, और अब इसके अंदर आपने मैग्नीशियम मेटल को डाल दिया और उसके बाद इसको आपने ढक दिया. आफ्टर पोरिंग इट जस्ट कवर. After covering magnesium, adding magnesium and let it stay for a few minutes. तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे जो कवरिंग हमने दी थी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के लिबरेट हो जाने की वजह से बबल फॉर्मेशन हो जाएगी एंड दिस रिएक्शन विल बी फास्ट. होगा इसमें भी थोड़ा बहुत, पर इसमें ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा. सो द रिएक्शन इज फास्टर इन दी हॉट वाटर. नेक्स्ट आप देखोगे नंबर 5 में बच्चों, जो एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये जब स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो सीधा ऑक्साइड्स बनाते हैं.
नॉट हाइड्रोक्साइड। आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है एस्केप्स फ्रॉम वाटर, बिकॉज ऑक्सीजन एस्केप्स फ्रॉम वाटर। ठीक है। सो एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, हमें पता है Al2O3 बनाएगा, ZnZnO बनाएगा, बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर। आयरन क्या बनाएगा, Fe3O4। एंड लास्ट में हमें पता है लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट। ठीक। सो क्या ऑर्डर बना हमारे पास, पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड इन केस ऑफ वाटर। तो हमें वाटर में ये रिएक्टिविटी सीरीज मिल रही है। हमने इन सब की रिएक्शन देख ली, पर हमारी तसल्ली अभी भी नहीं हुई। हमने कहा ऐसे नहीं, एक दो चीज़ों के साथ और चेक कर लेते हैं कि इनकी रिएक्शन कैसी आ रही है। ओनली देन वी विल से विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव एंड वाई। सो हमने देखा व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स। हमें पता है मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एंड अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड। सिंपल है। metal when reacts with acid, a metal chloride or metal salt is formed plus hydrogen gas is liberated, right? This is a basic reaction for us. चलिए हमने क्या किया, लिया हमने कुछ बीकर ले लिए, टेस्ट ट्यूब्स ले ली। ठीक है। हमने सारे जितने भी मेटल्स हैं इन सब की रिएक्टिविटी चेक करनी है। हमने नंबर ऑफ दी वेसल्स ले लिए, अभी हम 3 ही ले रहे हैं, और हमने लेकिन सारे सभी का लेना है। और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, एक एक थर्मामीटर। क्योंकि हमने देखना है टेम्परेचर किस में क्या राइज हो रहा है। ठीक है। सो देयर इज अ थर्मोमीटर। हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व कीजिए रेट ऑफ रिएक्शन, किसमें जल्दी रिएक्शन हो रही है, हमने वो चेक करना है। तो हमने क्या लिया, सारे मेटल्स ले लिए, पोटाशियम से लेके गोल्ड, कॉपर, सिल्वर तक, और इन सब की रिएक्शन करा दी एक एसिड के साथ, लेट अस से HCl के साथ। गोल्ड तक हमने सभी के लिए है, सोडियम, कैल्शियम, सबकी। और हमने देखा इनकी रिएक्शन क्या बनती है, एक सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। नाउ हमने ये भी देखा कि कॉपर, मरकरी, गोल्ड, इनकी रिएक्शन जब हमने HCl या एसिड से की तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, देयर वॉज नो रिएक्शन। लेकिन इससे पहले जितने भी मेटल्स हैं हमारे, दैट इज पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इन सब की रिएक्शन HCl के साथ करने पे हमें मेटल का क्लोराइड मिला और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। किसमें जल्दी हुई, किसमें देर से हुई, वही देखने वाली बात थी। सो जब पानी की हमने रिएक्टिविटी देखी आफ्टर 5 मिनट्स, हमने टेस्ट ट्यूब में देखा तो देखा पोटाशियम रिएक्टेड सबसे ज़्यादा, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इनकी रिएक्शन इस ऑर्डर में हुई। यानी कि विद इन 5 मिनट सारी रिएक्शंस हो गई। सबसे ज़्यादा तेज़ जो है वो रिएक्शन सोडियम और पोटाशियम में पाई गई इन ईच ट्यूब। लेकिन ये थी रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ। अब हमने क्या किया, भैया एसिड भी चेंज करके देख लेते हैं। तो हमने क्या किया कि HNO3 के साथ रिएक्शन की। सो अगर हमने डाइल्यूट HNO3 यूज़ किया इंस्टेड ऑफ HCl और H2SO4, H2SO4 में भी वैसी ही रिएक्शन मिलती क्योंकि HCl और H2S दोनों सिमिलर से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, बट HNO3 इज अ वीक एसिड। व्हाट इज दिस, इट इज़ अ वीक एसिड। अब जब वीक एसिड के साथ रिएक्शन की तो व्हाट हैपेंड इन मेटल्स के अंदर, जब हमने नाइट्रिक एसिड डाला बच्चों,
which is a strong oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीजन दे या हाइड्रोजन को ले ले. अब मेटल के अंदर ना तो हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन देगा, ऑक्साइड बनने चाहिए. ठीक है, तो हमने देखा कि जब हमने HNO3 के साथ रिएक्शन किया तो देर वॉज नो रिएक्शन. ठीक है, नो रिएक्शन. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर. जो हाइड्रोजन रिलीज होनी थी, इट इज गोइंग टू रिड्यूस, इट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज, इट ऑक्सीडाइजेस H2 gas released to H2O and reduces itself to oxide of nitrogen. अब डिपेंड करता है ये अपने आप को किस में कन्वर्ट करता है, N2O में, NO में, N2O5 के अंदर कोई भी कंपाउंड बना सकता है. ठीक, अगर HNO3 के साथ कोई रिएक्ट कर पाया, अगर HNO3 के साथ कोई रिएक्ट कर पाया तो सिर्फ दो मेटल्स थे बच्चों, एक था मैग्नीशियम और दूसरा था मैग्नीज. HNO3 के साथ जब इसकी रिएक्शन की गई विद अ वेरी डाइल्यूट HNO3, नॉट जस्ट डाइल्यूट, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी डाइल्यूट. सो इसने क्या बनाया? मैग्नीशियम नाइट्रेट, और इसने क्या बनाया? मैग्नीज नाइट्रेट, प्लस इट रिलीज हाइड्रोजन गैस. ठीक, ये इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शंस, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है. नेम टू मेटल्स दैट रिएक्ट विद HNO3. इट इज ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज. सो यहां से हमने निकाला कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर इन रिएक्टिविटी सीरीज हाइड्रोजन को अगर हम बेस मान लें तो यहां जो रिएक्ट कर रहे हैं वो है मेटल्स, और इसके नीचे भी हैं कुछ मेटल्स. दोनों मेटल्स के बीच में डिफरेंस क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज देखो सिर्फ और सिर्फ मेटल्स की मिलेगी, नॉन मेटल्स की हम बात नहीं कर रहे हैं. ये मेटल्स वो हैं जो अगर रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, रिएक्ट्स के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और ये वो मेटल्स हैं विच इफ रिएक्ट्स डू नॉट रिलीज H2 gas, और these metals do not react with acid. यानी कि ये वो मेटल हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं. और इसीलिए हम लोग गोल्ड और प्लैटिनम को, गोल्ड एंड प्लैटिनम are called noble metals. Why so? Because they do not react with pure and strong acids. चाहे वो HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड, या वो वीक एसिड HNO3 है, किसी भी फॉर्म में ये एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते. बट हमें पता है ये किस में रिएक्ट करते हैं? एक्वा रीजिया, बट डिजॉल्व इन रॉयल वाटर और मैजिक वाटर और एक्वा रीजिया. आई होप आप सबको एक्वा रीजिया याद होगा. कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड HNO3 in the ratio 3:1. This is also called as wonder water.
aqua regia is highly corrosive and fuming liquid. Gold, platinum dissolve due to the formation of nascent chlorine. HCl और HNO3 3:1 का रेशियो में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन विच इज़ द नेसेंट क्लोरीन. ये नेसेंट क्लोरीन बच्चों गोल्ड के साथ रिएक्ट करती है और AuCl3 बनाती है. राइट. सो आप देख सकते हो कि गोल्ड की रिएक्शन जब आपने 3 क्लोरीन के साथ की AuCl3 बनेगा. जब प्लैटिनम के साथ की तो वी नीड 6 और 4 क्लोरीन एटम्स, सो इट फॉर्म्स PtCl6 और PtCl4. सो दोनों तरीके से बन सकता है ये कंपाउंड. दिस इज कॉल्ड एज प्लैटिनम 6 क्लोराइड और प्लैटिनम 4 क्लोराइड. आज के लिए बच्चों इतना ही. अगली क्लास में हम और इसके बारे में जानेंगे. हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे इनकी एक्सट्रैक्शंस कैसे की जाती हैं. सो टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय योर